हमारे वहाँ 133 बाढ़ सुरक्षा समिति बनी हुई है, जो गांव की समिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को खुद से मॉनिटर करते हैं, वो स्वयं रैन बसेरों का निरीक्षण करते हैं। 2021 में मात्र 6 दिन ऐसे थे जब हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया था। बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे और भी अदर इंस्टीट्यूशंस इसमें हम लोगों का वर्क कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोगों को भी और बेहतर कार्य करने के बहुत सारे और अवसर हैं। नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ है गोरखपुर आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता जी। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद मनोरमा जी, धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहूंगी, आपदा प्रबंधन अधिकारी आपका कार्य क्षेत्र क्या है? देखिए, मेरा काम जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का है। कोऑर्डिनेशन, नेटवर्किंग और डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रेंथनिंग, डीडीएम में ये सारी चीजें। क्योंकि देखिए मेन चक्कर क्या है कि आपदा जो है ना, वो मैं अकेले तो कभी डील नहीं कर सकता, इवन तो कोई भी व्यक्ति अकेले डील नहीं कर सकता। उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, इन सभी के बीच में एक नेटवर्किंग डेवलप करना और इन सभी के साथ आके मिल करके कार्य कर सकें। इसके लिए हर किसी के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, उसकी मैपिंग करना, यह सारा काम जो है वो सारे कामों को कोऑर्डिनेट करने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में मैं जिलाधिकारी महोदय और जो हमारे नोडल ऑफिसर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व होते हैं, जो प्रभारी अधिकारी आपदा होते हैं गोरखपुर के, मैं उनके अधीनस्थ इस पे कार्य करता हूँ और उनके द्वारा या जो शासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनके अनुसार कार्य करता हूँ। बेसिकली जो मेरा काम है वो कोऑर्डिनेशन, नेटवर्किंग और डॉक्यूमेंटेशन का है। डेली रूटीन्स, जैसे कि नॉर्मल आप ऑफिस जा रहे हैं, चीजें मैनेज कर रहे हैं, और जब कोई ऐसी सडनली कोई इस तरह की दुर्घटना है घटित हो रही है, तो वो डेली रूटीन और उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है? ऑब्वियस सी बात है कि भागम भाग तो होती होगी। वो समन्वय कैसे स्थापित करते हैं कि एक नॉर्मल जिंदगी हम जी रहे हैं और अचानक से एक ऐसी चीज, चुनौती हमारे सामने आके खड़ी हो गई? अगर मैं मनोरमा जी कहूँ तो आपने एक दुखती रथ पे हाथ रखा है, लेकिन मैं इसमें जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब ये सिचुएशन अराइज्ड होता है, जब हम नॉर्मल अगर हम कुछ सोच के चल रहे कि आज मैं ये काम करूंगा और आज ये बैठ के मैं ये सारा काम निपटा दूंगा, लेकिन अचानक से कोई घटना घटित हो जाती है, कहीं कोई ड्राउनिंग का केस हो जाता है, क्योंकि गोरखपुर नदियों का से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो प्रायः यहाँ पे डूबने की घटनाएं बहुत होती हैं, या कहीं कोई सर्पदंश की घटना हो गई, या कहीं कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, या कहीं कोई फायर का इंसिडेंस हो गया। तो पर्टिकुलरली जो जैसा डिजास्टर होता है, जैसी सिचुएशन रहती है, तो उसमें इमीडिएट जो हमारा वर्क जो रहता है वो ये रहता है कि कंसर्न, जैसे अगर कहीं ड्राउनिंग का केस है तो हम बट नेचुरल वहां पर पहले तो सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर उसके बाद हमारी जो यहाँ पे गोरखपुर में एनडीआरएफ की फोर्स है, जो हमारी एसडीआरएफ की फोर्स है, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे। हम संबंधित तहसील, जो हमारा जो सबसे क्रीम बॉडी है, जो हमारी सबसे इंप्लीमेंटिंग बॉडी जो हमारी है, वो तहसील है, हमारे जो संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी हैं, संबंधित क्षेत्र के जो तहसीलदार साहब हैं, ये उनके तक ये सूचना का प्रेषण करना और ये चीज को क्लैरिफाई करना कि क्या ये एग्जैक्टली ये घटना घटित हुई भी है कि या कोई भ्रामक न्यूज चल रहा है। तो वह सारा चीजों को आइडेंटिफाई करते हुए तुरंत वहां पर संबंधित कंसर्न को भेजना और वहां तक वो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। अगर जैसे कहीं ड्राउनिंग का केस हो गया है तो वहां पे अगर हमें एनडीआरएफ को वहां भेजना है या एसडीआरएफ को हमें भेजना है, तो पर्टिकुलरली वहां पर पहले मौके पर कौन है, कौन पुलिस डिपार्टमेंट का, कौन एसएचओ साहब कौन है वहां पर, या नायब तहसीलदार या तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब कौन वहां मौके पर पहुंचा है, वहां का लोकेशन प्राप्त करना, फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को उसको उपलब्ध कराना। एक रिक्विजिशन लेटर हम कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजते हैं कि भाई ऐसी ऐसी घटना हो गई और हमें वहां पे त्वरित रूप से रेस्पॉन्स कार्य करना है, तुरंत वहां पे हमें सर्च ऑपरेशन करना है। तो ऐसी दिशा में वो लेटर्स वहां मूव करते हैं और फिर हम उनको जा करके वहां पे कोऑर्डिनेट करके फिर वहां पे सर्च ऑपरेशन करते हैं और फिर जो चीजें रहती हैं उसको करते हैं। तो ये थोड़ा चैलेंज आता जरूर है कि जब हम सवेरे निकल रहे हैं और अचानक से ये होता है, और ये प्रायः देखिए कभी आपदा बचा के तो आती नहीं, तो ये प्रायः ये चीजें होती रहती हैं और उसे रूटीन जरूर डिस्टर्ब होता है, लेकिन यह बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। और ये जब ये घटनाएं घटित होती है ना, तो हर बार कुछ सीखने को मिलता भी है कि हम और क्या बेहतर कर सकते थे, अपनी कमियां पता चलती है, अपने रिसोर्सेज और आइडेंटिफाई होने के रहते हैं कि हमें हमारे पास और क्या संसाधन होने चाहिए जिससे कि हम बेहतर रूप से काम कर सकें और मतलब समुदाय को सुरक्षित कर सकें। अच्छा, जैसा भी आपने कहा कि ये क्लियर करना होता है कि कहीं कोई भ्रामक स्थिति तो किसी ने पैदा नहीं की है। कोई ऐसा इंसिडेंट जब
इस तरह की किसी ने भ्रामक स्थिति पैदा की हो, कोई ऐसी फेक न्यूज आई हो और आप लोग अलर्ट मोड में आए हो, पता चला हो कि अरे नहीं ये तो फेक था? हाँ, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा जब एक सुपरसोनिक क्राफ्ट मूव किया था, और जब सुपरसोनिक वॉइस निकली थी उसमें से, कि जब साउंड से भी मतलब ज्यादा स्पीड जब रहती है तो वो जो साउंड रिफ्लेक्ट करता है तो सुपरसोनिक, तो ऐसा एक वॉइस हुआ। तो लोगों एक मतलब ये हुआ था तहसील गोला के क्षेत्र में हुआ था, तो वहां मतलब ये होगा कि सर बॉम्ब फटा या बॉम्ब गिरा या कुछ गिरा। कोई एक पिक्चर भी मूव कर रही थी कि एक वो रखा हुआ था, एक मिसाइल दिखा हुआ था कि ये चीज ये है वो है। तो ये जो भ्रामक न्यूज आते हैं तो इस पे त्वरित रूप से जो हमारा जो सूचना विभाग होता है, जो हमारे उप निदेशक सूचना होते हैं, हम उनसे संपर्क करते हैं, पूरा कंसर्न तहसील से संपर्क करते हैं कि आखिर ये क्या था। और अगर इस तरह की वॉइस आई है तो बट नेचुरल सी बात है कि कोई क्राफ्ट मूव किया होगा, तो जरूर एयरफोर्स के रडार में वो सिस्टम आया होगा, वहां पर देखा गया होगा, तो उसको एयरफोर्स से मतलब उसको मतलब वेरीफाई करना, प्लस कंसर्न तहसील से वेरीफाई करना, और फिर उसके बाद एक न्यूज हम ड्राफ्ट करते हैं। और जिस न्यूज के माध्यम से, जैसे आपके चैनल के माध्यम से और जो हमारे सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और भी जो चैनल्स हैं, ये प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज के भी जो चैनल्स हैं, प्लस उनके माध्यम से ये सूचना हम लोग भेजते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई घटना नहीं घटित हुई है जिसकी वजह से कोई पैनिक सिचुएशन है, और वो चीजों को फिर हम लोग कंट्रोल करते हैं। इसलिए प्रायः हम लोग हर बार जब भी हम कम्युनिटी के साथ इस बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम कम्युनिटी से यही कहते हैं कि भाई कभी भी कोई भी न्यूज आ रही है, आप उस न्यूज को वेरीफाई कीजिए, उसके सोर्स से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपदा में हर कोई डरा सा सहमा सा हो जाता है, और कोविड वगैरह के बाद तो आदमी थोड़ा सा और ज्यादा इस चीजों को मतलब अफरा तफरी का माहौल बनता है, तो उसमें फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग फिर यही कहते हैं कि पहले हम उसको वेरीफाई करते हैं, देन उसके बाद हम इस पे आगे कार्रवाई करते हैं। अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि यहाँ बाढ़ की स्थिति बहुत, जैसे कि हम जानते हैं गोरखपुर तराई क्षेत्र है, और ऑब्वियसली बात है बाढ़ अभी जैसे मानसून आएगा, बारिश के मौसम शुरू होने वाले, तो उसके पहले की तैयारियां क्या होती हैं आप लोग की? देखिए अभी जैसे अभी हमारा मानसून स्टार्ट होने को है, लेकिन अभी 15 जून के बाद से हम लोग मानसून का पीरियड मान करके चलते हैं। लेकिन इस दौरान अगर हम देखें तो शीतलहर के बाद जो सिचुएशन अराइज होती है वो होती है, एक तो पतझड़ का सिचुएशन आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद गर्मी बढ़ने शुरू हो जाती है, और फिर उस दौरान गेहूं और इस सब चीज़ों पे अग्निकांड की घटनाएं भी प्रायः देखते हैं कि खेतों में लोग डंठल जला देते हैं, लेकिन वो डंठल की आग किसी और के खेत में पहुंच जाती है तो वहां भी खेत जलते हैं, तमाम सारी चीजें थे, ये चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन अगर हम मानसून की बात करें तो अभी जैसे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ही हम लोग ने अप्रैल लास्ट में हम लोगों ने एक बैठक भी की थी, जिसमें डीएम सर ने उसको चेयर किया था, और उन्होंने स्पष्ट रूप से जो दिशा निर्देश थे, सारे कंसर्न डिपार्टमेंट, सारे स्टेक होल्डर्स उसमें आए हुए थे, और उन सब के साथ की अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है। जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, सिंचाई विभाग है, हमारे वहाँ 3 खंड है, चूंकि गोरखपुर काफी बड़ा एरिया है, तो यहाँ तकरीबन 400 किलोमीटर का नदी का पूरा एक रिवर का पैच है, और तकरीबन उसको कंट्रोल करने के लिए 458 किलोमीटर का पूरा एक इम्बैंकमेंट है। अब उस इम्बैंकमेंट को 3 खंडों में डिवाइड किया गया है। ड्रेनेज खंड जो कि हमारा ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो कैंपियरगंज से लगाए हमारा गोरखपुर जो हावड़ बांध है, वो पूरा एरिया जो है वो मतलब ड्रेनेज खंड का एरिया आता है। फिर उसी के बाद जब हम राप्ती पुल को क्रॉस करके इधर से हम आगे बढ़ते हैं, चौरी चौरा की तरफ जाते हैं, या इधर की कौड़ी राम की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे बाढ़खंड का इलाका स्टार्ट हो जाता है, बाढ़खंड का इम्बैंकमेंट वो एरिया पड़ता है। फिर उसके बाद उसके आगे कौड़ी राम और के बाद जो खजनी का एरिया है, गोला का एरिया है, बांसगांव का एरिया है, वो सब जो एरियाज हैं वो क्या कहते हैं बाढ़खंड 2 का एरिया है, और कुछ बंधे जो हैं यहाँ पर अलग अलग खंडों में भी डिवाइड किए गए। तो ऐसे इन तटबंधों की निगरानी उनके माध्यम से है। अब उसके लिए भाई बट नेचुरल इतना लंबा तटबंध है तो कहीं रैट होल्स हो सकते हैं, कहीं साइमाद हो सकता है, कहीं बंधे में क्रैकनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमारे वहाँ 133 बाढ़ सुरक्षा समिति बनी हुई है, जो गांव की समिति है। उसमें जो समिति होता है ना, जो तटबंध होता है, उसी तटबंध से आच्छादित जो एरिया रहता है, उसी के ही क्षेत्र के जो जेई होते हैं, जो अवर अभियंता होते हैं, उस कमेटी के वो अध्यक्ष होते हैं, और सह अध्यक्ष हमारे संबंधित क्षेत्र के ग्राम प्रधान जी होते हैं। तो ग्राम प्रधान जी और उन लोग के साथ एक पूरा एक टीम रहता है, जिसमें
जिसमें वहाँ के लेखपाल, वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी, वहाँ की ANM, वहाँ की आशा और भी जो वहाँ पे कंसर्न अध्यापक हैं या जो चौकीदार हैं, इन सबको मिला के एक बाढ़ सुरक्षा समिति बनाई जाती है। संभ्रांत लोग भी रहते हैं उसमें, जो स्थानीय लोग भी रहते हैं वो लोग भी रहते हैं उसमें। तो वो लोग क्या करते हैं ना, उन लोगों को पता है पर्टिकुलरली कि बंधे में कहाँ पे दरार ज्यादा हो गई है, कहाँ रेड होल ज्यादा है या कहाँ पर ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो उनके माध्यम से जानकारी हासिल की जाती है। और अब ये बैठक स्टार्ट हो चुकी है और ये बैठक तकरीबन जून तक मतलब पूरा चलता रहेगा, ताकि जब तक कि तटबंध वगैरह को हम लोग फिर से मतलब मजबूत ना कर लें, अगर कहीं कोई खराबी है तो उसको सही कर ले। तो एक तरीके से ये मैनेज हो जाता है। इसके अलावा जैसे अब हमें अगर बाढ़ आ गई तो हमें राशन प्रोवाइड करना है, जो लोग प्रभावित हैं उनको राशन प्रोवाइड करना, उसके टेंडर इत्यादि पहले से हो जाते हैं। पशुओं के चारे के लिए भी टेंडर इत्यादि पहले से हो जाते हैं। प्लस हमारी जो रिलीफ कैंप्स हैं, वो रिलीफ कैंप में भी भाई हम लोग एक डिग्निफाइड रूप में रिलीफ कैंप वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं। उसमें जैसे हमारे जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए अलग, पुरुष हैं तो पुरुषों के लिए अलग, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए किड जोन, क्योंकि एक मेंटल प्रेशर रहता है बच्चों पे, तो उनके लिए किड जोन बन जाते हैं। उसके लिए हमारी जो संबंधित जो ICDS डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं वो इसको टैकल करते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग अपना रोल प्ले करते हैं और हर डिपार्टमेंट के रोल के अकॉर्डिंगली उनका पहले से ये डिसाइडेड है। हर किसी के डिपार्टमेंटल डिजास्टर प्लान तैयार है, तो वो डिजास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली वो अपना करते हैं। प्लस सभी जगहों पे ड्यूटी लगना, सभी जगहों पे तटबंधों की निगरानी के लिए जो बाढ़ जो हमारे वहाँ पे वो बने हुए हैं, बाढ़ चौकियाँ जो बनी हुई हैं, बाढ़ चौकियों पर इन सब जगहों पर उसको लगाया जाता है और उसको स्ट्रेंथन किया जाता है। तो इस तरीके से पूरी तैयारी की जाती है। और ये नॉट ओनली फॉर फ्लड, क्योंकि फ्लड इज अ मेजर डिजास्टर, लेकिन नॉट ओनली फॉर फ्लड, ये हम हर आपदा के लिए, अगर शीतलहर आने वाली है तो शीतलहर से पहले भाई निराश्रित, असहाय, कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को हम कंबल इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। उनके रहन बसेरों को हम लोग संचालित कराते हैं। रहन बसेरों में सारी समुचित व्यवस्थाएं वहाँ पे सुनिश्चित कराई जाती हैं। नाइट में ड्यूटी लगाई जाती है ऑफिसर्स की कि ये कोशिश करे कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को खुद से मॉनिटर करते हैं। वो स्वयं रहन बसेरों का निरीक्षण करते हैं, वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। टाइम टू टाइम हर चीज के बारे में वो पूरी एक तरीके से एक माइक्रो प्लानिंग वो जिस तरीके से इधर हम लोग करते हैं और उसको माइक्रो प्लान को हम लोग इम्प्लीमेंट करने का काम उस दौरान ये करते हैं। जगह अलाव की व्यवस्था करनी है, उसके लिए भाई अगर नगरीय क्षेत्र है तो नगर निगम उसको करा रहा है, अगर नगर पंचायत का क्षेत्र है तो नगर पंचायत वहाँ पे करा रहा है, तहसील का क्षेत्र है तो वहाँ पे तहसील उसकी अलाव की व्यवस्था करा रहा है। तो हर स्टेक होल्डर का वो पूरा क्लियर कट एक SOP है, उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पर उस पर काम करते हैं और हर डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए उस डिजास्टर का प्लान हम लोग वहाँ पर डेवलप करते हैं, जिससे कि हम लोग को ज्यादा टाइम इसमें ना स्पेंड करना पड़े कि हमें करना क्या है। सामने हमारी चीजें खड़ी हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हमें कभी बाहर से फोर्स बुलानी है तो भाई फोर्स अगर आ रही है, चाहे वो लखनऊ के रास्ते से आ रही हो, चाहे किसी अन्य जिले से रास्ते से आ रही हो, तो उनको हम एकदम जो बॉर्डर है वहाँ पे हमारी SOP में ये भी मेंशन है कि एक नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी उनकी पायलटिंग करेंगे और वह कंसर्न पॉइंट तक उनको वहां पर ले जाएंगे, वहां पर उनको स्टैब्लिश कराएंगे। उन्हें एक जगह ऐसी स्टैब्लिश कराई जाएगी जहां पे वो खुद से सुरक्षित रह सके, उनका किचन चल सके, उनके पास लैंडलाइन कनेक्शंस वगैरह दिए जाएंगे, उस एरिया का पूरा मैप दिया जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली कैसे वो रिसोर्स मतलब रेस्पॉन्स प्लान कैसे वो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग वहां पर रेस्पॉन्स का कार्य करते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे डिजास्टर प्लान में ये सारी चीजें मेंशन्ड है और उसको हम लोग टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहते हैं और जो सजेशंस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली काम करते रहते हैं। गर्मियों में भी यही व्यवस्था रहती होगी, जैसा भी हम देख रहे हैं साल दर साल गर्मी बढ़ रही है। जी जी। तो अभी जैसे अचानक से हीट स्ट्रोक आया, लोग बेहोश होके गिर गए रास्ते में ही, आग लगने की जैसा आपने बताया दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो इसका जगह जगह पानी की प्याऊ की व्यवस्था करना, इसके लिए क्या अरेंजमेंट होती है? देखिए उसके लिए क्या है ना कि जैसे अभी हीट वेव पिछले 3-4 सालों से हीट वेव काफी ज्यादा बढ़ा है। अगर एक एग्जांपल की मैं बात करूं तो 2001 में 2021 में मात्र 6 दिन ऐसे थे जब हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया था। 6 डेज, ओनली 6 डेज। लेकिन हम लास्ट ईयर की बात अगर छोड़ दे, 25 की बात छोड़ दे, 24 में आए अगर हम, तो हम देखेंगे वो डेज बढ़ के 39 हो गए, जब 40 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर रहा, यानी ऑलमोस्ट 6 गुना।
ठीक है, तो ये हीट डेज बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंगली इसके लिए हम लोग निरंतर इसमें हर साल कुछ ना कुछ हम लोग इसमें डेवलपमेंट्स करते जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने 2 साल पहले ये सिस्टम हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से ये अनुरोध किया गया कि जो पीक आवर है, मतलब दोपहर 12 बजे से 3 बजे का जो पीरियड है, उस दौरान जितने भी हमारे चौराहे हैं उन सभी चौराहों पे येलो ब्लिंकिंग मोड पर ट्रैफिक संचालित किया जाए। ठीक है, तो येलो ब्लिंकिंग मोड पर वो ट्रैफिक संचालित करने का मतलब कि अगर जहां पर ट्रैफिक लोड जिस तरफ ज्यादा है उसको आप पहले चला दीजिए ताकि वहां पब्लिक को खड़ा ना होना पड़े। क्योंकि आप मनोरमा जी देखेंगे जब कोई कार पार्क होती है ना और सिग्नल पे उस कार का एसी ऑन है, एसी ऑन है तो बट नेचुरल उसमें से हीट जनरेट हो रहा है। ठीक है, कोई बाइक और हाँ वो मॉइस्चर भी ले रही है, प्लस बाइक पे कोई बैठा हुआ है उसका भी बाइक ऑन है। ठीक है, उससे क्या है ना, जो वो हीट वहां जनरेट हो रही है, एक तो ऊपर से हीट और एक नीचे बराबर भी। तो ऐसे में अगर कोई लेडी और कोई बच्चा गोद में लिए हुए बैठी हुई है या कुछ इस टाइप से है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वहां स्टे कर पाना। तो ऐसे में ये छोटा सा स्टेप था, लेकिन इसको हमने इसको स्टेट पे बहुत रिकॉग्नाइज किया गया। ऑलमोस्ट इस चीज को कोशिश में लाया गया कि भाई इसको हर जगहों पे इसको लागू किया जाए। इसी तरीके से छोटी अभी हम लोग जो हमारे वहाँ रैन बसेरे हैं, इस साल से हम लोगों ने उन रैन बसेरों को ओपन करा दिया है फॉर हीट वेव को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उसको धीरे धीरे हम लोग कूलिंग सेंटर्स के रूप में डेवलप कर रहे हैं ताकि वहां पर हमारा कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आए तो कम से कम पंखा इत्यादि मिले, छत मिले जहां पर वो बैठ सके, पानी पी सके, थोड़ा देर आराम कर सके। क्योंकि हीट स्ट्रोक का जो चांसेस रहते हैं वो इसी पीरियड में सबसे ज्यादा रहते हैं। और ये अवेयरनेस हम लोग लगातार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो जो खेतों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक शेड की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। जहां पर भी काम कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है कोशिश किया जाए सवेरे का टाइम कर लो, आप 6 बजे से स्टार्ट कर लो काम करना, बीच में आप 3 घंटे का ब्रेक कर दो, 4 घंटे का ब्रेक कर दो, फिर शाम को आप काम करो। तो इससे क्या रहता है ना कि थोड़ा सा हीट का जो स्ट्रोक रहता है वो कम होता है और लोग थोड़ा सा प्रॉपरली अपने वे में उसको कर पाते हैं। तो ये सब हीट वेव को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग इसमें काफी इस साल हम लोगों ने सिटी हीट एक्शन प्लान बनाया है, अभी उसको हम लोग प्रॉपरली इसको भी हम लोग इसको इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्रॉपरली हम इन्फोर्स भी करें सो दैट कि जो हमारे आने वाले फ्यूचर में जो हमारे हीट डेज बढ़ेंगे, क्योंकि ये बढ़ेंगे, तो ये बढ़ेंगे तो इसके लिए प्रॉपरली हम लोग क्या काम करें, प्लांटेशन ड्राइव्स हम कैसे चलाएं, कैसे और चीजें हम करें। जैसे अभी आप देख रहे होंगे गोरखपुर में इस समय 9 से 10 पार्क ऐसे हैं जिनका पूरा रिनोवेशन का काम चल रहा है, प्लांटेशन का काम चल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इको पार्क का भी उद्घाटन किया था। तो ये सब पार्क डेवलप करना, उसमें वाटर रिजर्वायर्स बनाए जा रहे हैं ताकि जल का संचय भी हम लोग कर सके। जल संचय क्योंकि आने वाले दिनों का एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हो सकता है, तो जल संचय की बात करना, वो सब सारी चीजें करना, तो ये पूरे एक चैनलाइज्ड रूप में प्लानिंग के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं, जिससे हम लोग की कोशिश है कि आने वाले कल में हम लोग इस जो चैलेंजेस नेचर के सामने से क्रिएट हो रहा है उसमें हम लोग प्रिपेयर रह सके और काम कर सके। एक व्यक्तिगत तौर पे बात आपसे पूछना चाहूंगी, ये सारी बातें तो हो गई कि एक चार्ट है, एक प्लान चार्ट है जिसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वास्तविक धरातल पे चीजें कितनी उतर पा रही हैं? जैसा आपने कहा कि इको पार्क तो बन गया है, पर अगर हकीकत में देखिए अभी शहर के कई इलाके हैं जिनका मैं नाम अभी नहीं ले रही हूँ, वहाँ बहुत पेड़ थे, सारे पेड़ काट दिए गए हैं। अगर कोई बुजुर्ग इंसान चल भी रहा है उसे एक पेड़ की छांव नहीं है कि वो 5 मिनट वहाँ पे, वो इको पार्क तक तो जाएगा नहीं। बिल्कुल। सरकार एक तरफ विकास तो कर रही है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक जरूरतें थी, पहले काफी हरियाली थी, लोग बैठ के वहाँ आराम कर लिए। या मैं मेरे सामने कई बार हुआ है कि कोई बुजुर्ग या मध्यम आयु के ही व्यक्ति बैठ जाते हैं सड़क पे हीट स्ट्रोक से। तो उन लोगों के लिए क्या ये चीज, या जगह जगह प्याऊ, मैं नहीं देख रही कि शहर में कहीं प्याऊ की व्यवस्था हो, अभी फिलहाल तक मैं नहीं देख रही हूँ। मैं सरकार पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन एक व्यवहारिक स्तर पे जो प्रश्न एक आम आदमी के जेहन में उभरते होंगे या एक थोड़ा सा आक्रोश आता होगा, उसकी बात कर रही हूँ। तो व्यवहारिक स्तर पे कितनी चीजें आ पा रही हैं? मैं इसमें आपको थोड़ा सा बैक में ले जाना चाहूँगा। देखिए, पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में हम सभी देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ब्लास्ट है। मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ब्लास्ट है। ठीक है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे व्हीकल्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रा बढ़ता जा रहा है। आज हम
अगर मैं कहूँ तो पूरा डिपार्टमेंट भी इस बात को मानेगा या खुद आप भी इस बात को कहोगे कि कोई खुशी से उस पेड़ को नहीं काट रहा, ठीक है, क्योंकि हमें रोड अगर हमने चौड़ी नहीं की, क्षेत्रफल हाँ उतना ही है, क्षेत्रफल उतनी ही, हमें रोड चौड़ा करना पड़ेगा। तो हमारे पहले जो रोड साइड के जो पेड़ थे जहाँ लोग रुक जाते थे, थोड़ा आराम कर लेते थे, खुद मैं आपको बताऊं मेरे घर के ठीक सामने बहुत ही अच्छे दो सुंदर, एक पीपल का पेड़ था और एक नीम का पेड़ था, वो दोनों पेड़ रोड चौड़ीकरण में कटे, ठीक है, लेकिन रोड चौड़ीकरण करना आज की एक सबसे बड़ी नेसेसिटी है, क्योंकि अगर रोड संकरे होंगे तो ट्रैफिक लोड बढ़ेगा, ट्रैफिक लोड बढ़ेगा तो जाम बढ़ेगा, जाम बढ़ेगा तो अगेन फिर वही पॉल्यूशन और वो सारी चीजें हमारी बढ़ करके आएंगी। गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली हम सब लोग उस पे प्लांटेशन का ड्राइव भी हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। ये बात और है कि हाँ एक बड़ा पेड़ कटा उसकी जगह हम पेड़ और लगा रहे हैं, वो पेड़ को पनपने में कुछ वर्ष लगेंगे, कुछ चीजें चैलेंजेस आएंगी, लेकिन वह चैलेंजेस अगर हम आपके फ्यूचर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी का जो हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो लेकिन हमारे नेक्स्ट जनरेशन को वो हेल्पफुल होगा और ये निश्चित तौर पे हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज का दुख बेहतर है हाँ भविष्य के ध्यान में रखते हुए, दूसरी चीज जहां जहां कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट, जैसे जो रोड साइड्स कंप्लीट हुए हैं, जहां जहां पर भी रोड साइड्स कंप्लीट हुए हैं, आप वहां पर देख रहे होंगे कि ट्रैफिक के पॉइंट्स ऑफ व्यू से शेड्स वगैरह छोटे छोटे शेड्स भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ नगर निगम वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहां पे पब्लिक खड़ी हो सके, जहां बस का वेट करना है या कहीं पर कुछ करना है तो वहां पर वो पॉइंट्स कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अगर हम इसी समय अगर वहां पे ये शेड बनाने की कोशिश करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से हिंड्रेंस होगा जब तक कि वहां पे एरिया कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन जिस रफ्तार से काम चल रहा है इसमें हम सब ने वॉच किया है कि पूरी रफ्तार के साथ अगर उस प्रोग्राम का क्या कहते हैं उद्घाटन हो रहा है तो उसका लोकार्पण भी हो रहा है, उसको हम लोग पब्लिक को हैंडओवर भी कर रहे हैं और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब चीजों को लेकर के एक एक प्रोजेक्ट का वो खुद से रिव्यू करते हैं, वो सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या और रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, कैसे हम काम करें या किसी और डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ उस चीजों को करने की कोशिश की जा रही है। ये चैलेंजेस अभी जरूर हैं, ठीक है, प्लांटेशंस की ड्राइव्स हैं, ये सभी चैलेंजेस अभी है, लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ अभी ये चूंकि क्या था ना बड़ा मिसमैच था पूरा, ये सारी चीजें इधर विगत वर्षों से काफी काम हुए, काफी सारी चीजें कंस्ट्रक्शंस बड़े हैं। आप देखें तो गोरखपुर में लगातार फ्लाईओवर्स तमाम बनते जा रहे हैं, कंप्लीट होते जा रहे हैं, देखें तो जल्दी कवर भी हो रहा है। आप तक अगर जैसे अगर हम नॉर्मल कोर्स की बात करते, वो जाम की बात करते, जब हम लोग आप अगर कुछ इस तरह की अगर हम पहले सोचे कि पहले एक समय रहता था, हम लोग से कहा जाता था यार 9 बजने जा रहा है, 10 बजने जा रहा है, खाना जल्दी से खा लो, लाइट चली जाएगी, ठीक है, तो हम लोग जैसे खाना खा लेते थे फिर उसके बाद लाइट का घंटों इंतजार करते थे रात के 2। लेकिन आज हमारी बिजली की व्यवस्था मतलब अच्छी नहीं बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हो रही है ना, इट विल टेक सम टाइम, ये थोड़ा समय जरूर लेगा, लेकिन ये चीजें आज की जरूरत है और ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हम लोगों ने जो नगर निगम के भी प्लान को हम लोगों ने रिव्यू किया था डिजास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिन जगहों पे 8 जगहों पे इस समय, जैसे अभी आप देखिए तो बहुत पहले बना था हमारा लाल डिग्गी पार्क, लेकिन आज आप जाके लाल डिग्गी पार्क में देखिए किस तरीके से काम हो रहा है वहाँ, और मुझे लगता है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर वो कितना भव्यता के साथ वो उभर के आ जाएगा, जबकि मेन उसका सिटी का पॉइंट था वो आपका विंध्यवासिनी पार्क जो एकदम मोहद्दीपुर पे हमारा एकदम जहाँ पे बहुत कूल प्लेस लगता है, एक तरफ रेलवे एक तरफ वो, आज देखिए विंध्यवासिनी पार्क में भी काफी सारा डेवलपमेंट का काम वहाँ पर हो रहा है, एक नई सिरे से उसको डेवलप और उसको सजाया जा रहा है। तो ये सब जितनी चीजें हैं ना, ये थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है मनोज जी, लेकिन आई एम श्योर कि यह चीजें बहुत अच्छी आगे आकर के आएंगी हमारे सामने, और इसका हमारा हम और हमारा नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगा। पर जहाँ तक मैं देखती हूँ, मुझे कभी-कभी मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे ऐसा महसूस करती हूँ कि जितना विकास बढ़ रहा है, जितने कंस्ट्रक्शन बढ़ रहे हैं, रोडें चौड़ी की जा रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, पर जाम की स्थिति जस की तस रह रही है। देखिए उसके पीछे कारण क्या है, वो है एनक्रोचमेंट। हम आज गए, हमने आज वहाँ पे एक एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया कि भाई आप जो आपका पब्लिक के चलने के लिए जो पटरी है उस पे कोई व्यक्ति दुकान ना लगाए, उसको ओपन रखें। लेकिन क्या है, वो इंक्रोचमेंट बढ़ते बढ़ते रोड साइड तक आ जाता है, ठीक है। आप खुद से इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि पीछे जलकल के जस्ट पीछे एक पार्किंग का बना, लेकिन कोई पार्किंग व्हीकल वहाँ खड़ा नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मैं बस तुरंत गाड़ी पार्क करूं, सामान खरीदूं, गाड़ी में बैठूं। आपका वो 2, 4, 5 मिनट या 10 मिनट बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे जो लेन खड़ी हो रही है, जो जाम की स्थिति आ रही है,
कोई भी लगातार आप देखिए ITMS है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारा नगर निगम में लगातार वहां से इस चीज को अनाउंस किया जाता है कि बाया लेन खुला रखें, एम्बुलेंस को जाने की जगह दिया करें, ठीक है, हेलमेट का प्रयोग करें, ठीक है। खुद माननीय सांसद जी रोज सवेरे जन समुदाय से अपील करते हैं बच्चों के स्कूल को टाइमिंग को लेकर के कि आप स्कूल पहुंचाने जा रहे हैं तो आप किस तरीके से आप वहां पर आपका नेचर होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए। तो ये सब क्या है ना, ये लगेगा थोड़ा, क्योंकि देखिए हम लोग बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, जो BCC की बात करते हैं कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, तो जब ये बिहेवियर चेंज जो लाने की जो है और उसके लिए जो हमें कम्युनिकेशन करना है, इट विल टेक सम टाइम। मैं अभी आपके आने से पहले यहाँ स्टूडियो में बैठा हुआ था, मैंने अभी अपनी टीम से ही मैं बात कर रहा था कि जब हम किसी एक मॉल में जाते हैं, अगर हम वहाँ पे एक टॉफी लेते हैं, ओपन करते हैं, टॉफी खाते हैं, लेकिन हम उस रैपर को धीरे से अपने पॉकेट में रखते हैं, जहाँ डस्टबिन दिखता है वहाँ हम डाल देते हैं, इसलिए मॉल साफ सुथरा वगैरह दिखता है। हम अपने शहर को मॉल क्यों ना बना दें, अपनी सड़कों को क्यों नहीं, हम अपने शहर को, वही मैं कह रहा हूँ ना, अपनी सड़कों को मॉल क्यों ना बनाएं, हम क्यों फेंकें। अगर हम कुछ खा भी रहे हैं, गाड़ी में बैठ के ड्राइव कर रहे, रखे रहो, उसको पॉलिथीन में रख दो, फिर किसी दिन घर पर ही गए उस डस्टबिन में डाल देना। क्योंकि आज तो हर तरीके से इसमें डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की कामयाबी चल रही है। आपके प्लास्टिक और या जो भी रीयूजेबल चीजें हैं वो अलग सेपरेट किए जा रहे हैं, ग्रीन डस्टबिन एक अलग रखा जा रहा है, ब्लू डस्टबिन अलग रखा जा रहा है, येलो अलग रखा जा रहा है, सूखा कचरा, गीला कचरा। तो ये धीरे धीरे आ रहा है और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन ये प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं, जो सोसाइटी मिल करके कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये बेहतर अभी थोड़ा वक्त लगेगा। व्यवहार की कमी है, व्यवहार आ जाएगा तो ये देखिए ट्रैफिक जैम्स भी हटेंगे, ठीक है, अनप्लान्ड वे में लोग व्हीकल्स को खड़ा नहीं करेंगे। काफी कुछ मुझे लगता है कि एक जो विजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय हर व्यक्ति का जो विजन है, उसमें गोरखपुर काफी हद तक साफ सुथरा और भव्य होता हुआ नजर आता है। जी। तो बात करूंगी, जैसे अभी हम बाढ़ के क्षेत्रों की बात कर रहे थे, अभी हीट की बात कर रहे थे, तो जब ऐसी कोई आपदा आती है, चाहे वो बाढ़ की हो, आकस्मिक कहीं आग लगने की हो या ठंड शीतलहर की, तो उसमें आप चिकित्सा विभाग से, नगर निगम से, इन सभी से कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं इमीडिएटली? देखिए, हर डिपार्टमेंट में एक नोडल ऑफिसर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नामित है। जैसे अगर हम बात करें पुलिस डिपार्टमेंट में, तो पुलिस डिपार्टमेंट में कप्तान साहब हैं, SSP साहब हैं, उनके साथ गोरखपुर में अगर हम देखें तो SP सिटी साहब हैं, SP ट्रैफिक साहब हैं, SP क्राइम साहब हैं, SP साउथ, SP नॉर्थ, इस तरीके से कई सारे SP साहब लोग हैं। तो उसमें से एक जो SP साउथ साहब हैं, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नोडल वहाँ से बने हुए हैं। इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट है, वहाँ भी CMO साहब हैं, कई सारे एडिशनल CMO साहब हैं, कई सारे डिप्टी CMO साहब हैं। उसमें से भी एक डिप्टी CMO साहब, उसके नोडल यहाँ पे डॉक्टर राजेश कुमार साहब, ठीक है। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट में एक एक नोडल ऑफिसर्स डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी नामित है। हमारा डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन उनके साथ होता है। हम CMO साहब को भी बताते हैं और हम राजेश सर को भी बताते हैं कि सर ये सिचुएशन वहाँ पे है, मुझे वहाँ एम्बुलेंस की जरूरत है, ठीक है। हमारा बस ये बताना है, क्योंकि कहीं कोई कैजुअलिटी हुई है, वी डोंट नो कि हाउ कैजुअलिटी का लेवल क्या है, ठीक है। हो सकता है 10 लोग इंजर्ड हो या 50 लोग इंजर्ड हो, तो वी नीड सम एम्बुलेंसेस। तो हम तुरंत कॉल वहाँ करते हैं कि साहब यहाँ एम्बुलेंसेस आप वहाँ पर भिजवाइए, ठीक। तो वहाँ से एम्बुलेंसेस की व्यवस्था हो जाती है, ठीक है। पुलिस है तो पुलिस वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को तुरंत इमीडिएट, क्योंकि सभी लोग वायरलेस से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वहाँ पुलिस ने अपना वो कर दिया, ठीक। नगर निगम है, नगर निगम के पास उनके लोडर्स हैं, ट्रक्स हैं, ठीक है, उनके अपने व्हीकल्स हैं, तो वहाँ पर हमने कर दिया कि वहाँ पर तुरंत वहाँ सारे संसाधन पहुँच गए। तो उस तरीके से ये हर डिपार्टमेंट के पास अपने जो रिसोर्सेस हैं, और इन सारे रिसोर्सेस को एक वेबसाइट है IDRN, इंडियन डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। इसमें हम वो सारी चीजें इसमें अपलोड करते हैं कि किस डिपार्टमेंट के पास कौन से संसाधन कितनी मात्रा में है, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसमें हमारी अपलोड रहती हैं, तो उससे हमारा आसान रहता है कि हम वहाँ पर तुरंत कोऑर्डिनेटेड वे में सबके साथ वर्क कर लेते हैं। हाँ, अभी जैसे हमने व्यवहारिक स्तर पे बात की, तो ये तो सारा कुछ आप अरेंज करते हैं, आपकी एक पूरी टीम करती है। अब आम जनता ऐसी क्या सावधानी रखे जब आपदा इस तरह की दुर्घटना आ पड़ेगी? आप तो पहुँचेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लोग ऐसी क्या व्यवस्थाएं अपने पास
उपस्थित रखें, उपलब्ध रखें, जो तुरंत में त्वरित बचाव में काम आ सके? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि वो है कि कम्युनिटी इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जी। हम जिस कमरे में बैठे हैं, तो अगर ईश्वर न करे अगर यहाँ पे भी कोई बात होती है तो हम और आप एक दूसरे की सबसे पहले मदद करेंगे। जी। ठीक है, बाकी मदद को बाहर से आने में टाइम लगेगा। जी। कोई भी सरकारी तंत्र है, कॉल जाएगी, फिर वहां से मूव ऑन होंगे, रास्ते का ट्रैफिक है, तमाम चीजें, उनको बट नहीं चला 20 मिनट आधा घंटा जो भी वहां तक पहुंचने का टाइम लगेगा। इसलिए कहते हैं कम्युनिटी इज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। और ये सब चीजों की जैसे मैंने अनुरोध किया, जैसे आजकल मैं एक एग्जाम्पल की तरफ में से बात करूंगा, फायर के इंसिडेंट्स अभी बढ़ेंगे। जी। मई स्टार्ट हो गया है, जून है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे इस बात को अनुरोध करूंगा कि आप अपने घरों में एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें। क्यों? इसका रीजन मैं बता रहा हूं। आज एसी लोगों की नेसेसिटी बनती जा रही है। जी। हम अपने घर की वायरिंग का लोड नहीं चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे उस वायरिंग के लोड पे हमारी एसी चल पाएगी। हम 1.5 mm के वायर पे हम एसी लगा दे रहे हैं, लोड बढ़ रहा है। तो बट नेचुरल जब लोड बढ़ेगा तो फिर शॉर्ट सर्किट होगी तो आग लगने की घटनाएं बढ़ेंगी। क्योंकि चाहे वो हमारा पेंट हो, जो हम जिससे घरों को पेंट करा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे घरों पे वॉल पेपर्स लगे हों या सनमाइका, प्लास्टिक या मतलब प्लाईवुड, ये सब के ही फर्नीचर्स वगैरह आज की डेट में सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है ना, ये मतलब आग को फैलाने में एक गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो अब अगर ऐसी कोई घटना हुई तो वह चीज को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। हम सबके बेड के बगल में हमें चार्जिंग पॉइंट चाहिए, साइड टेबल चार्जिंग पॉइंट्स हमें चाहिए। क्यों? हम मोबाइल चार्ज कर लूं, लैपटॉप चार्ज कर लूं। आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपका बेड किस चीज का बना है, आप सो किस पे रहो, फोम पे सो रहे हो, गद्दा है वो भी गुड कंडक्टर है, बेड लकड़ी है, सरमाइका है वो भी आग पकड़ रहा है। तो ये क्या है, हमने खुद से अपने लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रखा है। लेकिन हमें ये जरूरत है, लेकिन हमें इसके पीछे के होमवर्क करने की भी जरूरत है। हमें प्रॉपर्ली अपने घर की फायर सेफ्टी ऑडिट करनी है, और वो खुद से हम करेंगे कि हमारे घर की वायरिंग कितने साल पुरानी हो गई, कहाँ कहाँ पे कट्स हैं, जहाँ जहाँ पे बहुत ज्यादा ज्वाइंट्स हैं, आप देखेंगे वहाँ स्पार्किंग होगी, चिंगारी निकलेगा, आग फैलेगी। तो इसलिए कम्युनिटी को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो फायर का इंसिडेंस हो, चाहे आपके अर्थक्वेक, क्योंकि गोरखपुर सेस्मिक जोन 4 में आता है, अर्थक्वेक के दृष्टिगत ये भी बहुत संवेदनशील इलाका है। तो हमारे घर का क्या हमारा अर्थक्वेक प्लान बना है? जैसे सपोज दैट मैं ऑफिस में हूँ, 5 घर पे हैं, बच्चे स्कूल पे हैं, ठीक है, और सडनली मतलब अर्थ शेक कर रहा है, तो सो दैट क्या मेरे बच्चों को पता है कि उनको कहाँ आना है, वाइफ को पता है उन्हें कहाँ आना है या मुझे कहाँ पहुंचना है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा छोटा सा स्टेप है। ठीक है, क्या हमारे घर का, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। मैं कोसी फ्लड में काम करने के आया हुआ था बिहार, करीबन मैं 1.5 साल कोसी फ्लड में मैंने काम किया। आपको मैं बताऊं मनोरमा जी, पूरा का गांव बह गया था। और मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी अगर आप मुझसे मांगोगे तो मेरे पास मेरी आइडेंटिटी होगी, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, यही तो मेरी आइडेंटिटी है। तभी तो मैं दिखा पाऊंगा कि मैं गौतम गुप्ता, तभी आप उसको वॉच आउट कर पाओगे। ऐसे तो किसी को नहीं पता कि मैं गौतम गुप्ता हूँ। ठीक है, आलम ये हो गया था कि लोगों के पास उनकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं बचे थे, वॉच आउट हो गया था, समझ नहीं पाए लोग क्या हम घर से लेके निकले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास आईडी प्रूफ हमारे पास अपना होना चाहिए कि आई एम सच एंड सच पर्सन। ठीक है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये आईडी कार्ड है, और वो वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारी दवाइयाँ जो हमें डेली लेनी है। हाँ बिल्कुल, ये इस प्रश्न पे मैं आने वाली थी कि अगर ऐसी किसी आपदा वाली स्थिति से अगर हमें 5 मिनट का समय है वहाँ से तुरंत निकलने के लिए, तो ऐसी क्या जरूरी 3-4 चीजें हो जो हम तुरंत अपने बैग में डालें और वहाँ से निकलें? मैं तो बस यही कहूंगा कि 3-4 चीजें एकदम क्लियर कट है। पहली बात तो आपका आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, प्लस दूसरा आपके पास जो घर में कैश है या जो जेवर है, जो कुछ है, वो आप तुरंत अपने बैग में डाल लो, जो भी है थोड़े से बस आपके पास वो रहेगा। तीसरा चीज, आपके जो मेडिसिन वगैरह हैं जो आपको डेली लेने हैं, चाहे वो बीपी है, शुगर है या जो भी बीमारी है, उसकी जो मेडिसिन आपके पास है, और जो कुछ कपड़े
जो आप अपने साथ रख सकते हो, ठीक है। RTE वगैरह या कुछ जो रेडी टू ईट फूड्स वगैरह है, जो चना है या ये सब है, वो तो भाई ठीक है, आपको मिल भी सकता है या कहीं से प्रोवाइड भी हो जाएगा, लेकिन कम से कम आपका ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आपका मेडिसिन आपके पास होना चाहिए, आपकी जो ये क्या कहते हैं जो कुछ कैश या कुछ ज्वेलरी आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को कुछ दिनों तक सर्वाइव कर सके, या आप अपने आप को प्रूफ कर सके कि हाँ, मैं ही अपने आप को प्रूफ कर सकूं कि साहब मैं ही गौतम गुप्ता हूं और यही मेरी फैमिली है। उस दौरान फिर हमें क्या करना पड़ा, गांव में हम लोगों ने फिर कैंप लगाए और जो प्रधान जी वहाँ के गांव के थे उनको बिठाया, उनसे मतलब आइडेंटिफाई कराना शुरू हुआ कि भाई फला कौन, क्योंकि रिकॉर्ड्स वगैरह पुराने निकाले गए वीडियो कार्यालय से जो मिल पाए, क्योंकि सरकारी उपकर भी अफेक्टेड हुए थे उसमें। तो ये काफी चैलेंजेस था, बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन जिनके पास था वो तुरंत प्रूफ में आ गया। तो इसलिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा ID हमारे पास होना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि डे 1 से बच्चों को इसीलिए सिखाया जाता है, ID कार्ड बेटा आपके पास होना चाहिए, ID कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका ब्लड ग्रुप उसमें लिखा होना चाहिए, जिससे कि आपको चीजें आपके लिए सहूलियत हो सके। अच्छा, बच्चों की बात हो रही है तो जैसे अभी स्कूल की टाइमिंग जो छुट्टी की है वो ऐसी है जब धूप गर्मी बिल्कुल अपने पीक पे होती है, तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि सभी पेरेंट्स नहीं कैपेबल है कि वो अपनी 4 व्हीलर से आए उन्हें पिक करने, कुछ 2 व्हीलर से लेकर जा रहे हैं, कोई ऑटो से लेके जा रहा है, तो ऐसे में उन छोटे छोटे बच्चों की देखभाल के लिए माँ बाप क्या चीज कर सकते हैं जिससे इतनी तेज धूप में बिल्कुल पीक पॉइंट पे लेके उन्हें घर जा रहे हैं तो उस हीट वेव से उनकी सुरक्षा भी कर सकें वो? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें मतलब जिलाधिकारी महोदय ने जब हीट डेज बढ़ने शुरू हुए थे तभी सर ने एक निर्देश जारी कर दिया था कि जो स्कूल टाइमिंग थी उसको चेंज करके सुबह 7:30 से 12:30 का कर दिया गया था, कि मतलब 12:30 भी अगर स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं तो लोग 1 बजे तक अपने घरों में पहुंच जाएं, वहां तक जो भी बच्चे सुरक्षित अपने, क्योंकि वो बहुत पीक आवर बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे दौरान अगर आप बच्चे को अपने स्कूटी पे या अपने बाइक पे या किसी उस पे बचा के ले जा रहे हैं तो प्रॉपर्ली उसका सर ढक करके, ठीक है, प्रॉपर्ली उसका सर ढक करके और उसको पानी अधिक से अधिक पिलाइए, ठीक है, तरल पदार्थ उसको अधिक से अधिक दीजिए, ग्लूकोज दीजिए, ये सब दीजिए, जिससे कि वो थोड़ा सा रहे और सनरेज उसे अफेक्ट ना करे। तो आंखों पे कोई गॉगल्स वगैरह लगा करके, या जो बच्चों की किड्स वो भी आते हैं, हेलमेट्स आते हैं, तो किड्स हेलमेट्स वगैरह लगा करके उनको प्रॉपर्ली सेफ्टी के साथ घर पे अपने लाने की जरूरत है। और जब घर पे आए तो थोड़ी देर तक आराम से उन्हें बैठने दें और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पानी वानी पिलाएं, क्योंकि तत्काल अगर आप पानी पिलाते हैं तो वो भी उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए थोड़ी देर जब आए तो ताकि बच्चे घर में रिलैक्स हो, इसीलिए स्कूल टाइमिंग को हम लोगों ने इसलिए रखा था। और हम लोगों ने कोशिश किया है कि आउटडोर एक्टिविटीज ना हो स्कूल्स में, ताकि जो प्रेयर्स वगैरह हों वो इंडोर हों, ये सारी जो है हीट डेज के समय वहाँ पे न रहे, क्योंकि भाई एक इम्यूनिटी पावर बच्चों का कमजोर होता है और ऐसे में उनको हीट स्ट्रोक लगने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज भी बंद किया गया था। स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन है कि अपने स्कूल्स में ORS वगैरह उपलब्ध रखें, वहाँ पर रखें, और कभी बच्चे किसी तरीके की दिक्कत है तो निकटतम जो उनका जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ले जाएं, वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट वगैरह दिलाएं। ये सारे दिशा निर्देश स्कूल को दिए गए हैं, जो कि स्कूल इसका पालन भी कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं जिससे हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा गौतम जी, आपके अभी तक के कार्यकाल में कोई ऐसी आपदा, कोई ऐसी दुर्घटना, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा हो, जो आज भी आप याद करते हैं तो थोड़ी सी सिहरन होती है कि अरे हमने उससे कैसे निपटा? देखिए, मैं 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं हमारे उसमें। जैसे आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, उसका लिंटर कोलैप्स कर गया था। उसमें हमें ये पता चला कि 2 लोग उसमें अभी दबे हुए हैं और उसमें से एक आदमी की आवाज आ रही थी जब उसे, और दूसरे की आवाज नहीं आ रही थी। तो हम लोग को ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि जो आदमी जिसकी आवाज आ रही है हम उसको सेफली बाहर निकालें। अब आप इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स एकदम हार्ट ऑफ सिटी बख्शीपुर में है, ठीक। हमारी जो NDRF की फोर्स है, हमारी SDRF की फोर्स है, या हमारी फायर डिपार्टमेंट की जो फोर्स है, या हमारी जो सिविल डिफेंस की टीम है, सिविल डिफेंस तो लोकल है, लेकिन बाकी जो अगर हम NDRF की बात करें वो चरगामा में है, SDRF हमारी PSC 26वीं वाहिनी पे है, ठीक है। उनको वहां तक पहुंचाना,
ठीक है। और उस समय फायर डिपार्टमेंट के पास भी उतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे जो आज हैं, ठीक है। फायर डिपार्टमेंट वहाँ पहुंची हुई थी, अपने हिसाब से वर्क करना शुरू कर दिए थे, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत थी हमें गैस कटर मशीन की, जो बड़े बड़े बोल्डर्स को काट सकें, हटा सकें, मलबा हटा सकें। हम लोगों ने एनडीआरएफ को इसके लिए कॉल किया था। एनडीआरएफ चरगांवा से निकली और बख्शीपुर तक आई। हमने उन्हें ग्रीन कॉरिडोर दिया और आपको मैं बताऊं विद इन 12 मिनट्स, 12 मिनट के अंदर अंदर टीम अपने चरगांवा से बख्शीपुर तक आ गई थी, जो कि आज यूजुअल टाइम पे अगर कोई आदमी वैसे ही जाने की कोशिश करे तो 40 मिनट से कम नहीं लगेगा, जो ट्रैफिक लोड है, क्योंकि संकरा सा एरिया है वो। वहां पर उन्होंने आया, उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया एंड वी सेव्ड दैट पर्सन। हम लोगों ने उन्हें मतलब सकुशल उन्हें बाहर निकाला। चोटें आई जरूर थी लेकिन वो सुरक्षित हो गए थे। तो ये एक अपने आप में एक चैलेंज था जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जो हम ड्रिल्स करते हैं, जो अपनी तैयारी करते हैं, तो वो एक पार्ट यहाँ पर था। इसी तरीके से एक बार बहुत शुरुआती दिनों में जब एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था गोरखपुर में, तो उस ट्रेन एक्सीडेंट में भी हमें नहीं पता था कि कैजुअलिटी का लेवल क्या है, लेकिन उस दौरान भी हम लोगों ने जो 13 ऑन स्पॉट डेथ हुई थी, उनको छोड़ बाकी जो 39 लोग थे जो उसमें प्रभावित हुए थे, उन सब की लाइफ हमने सेव की थी। और उसको सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एम्बुलेंसेस टाइम से आई और हम लोगों ने तुरंत उसको किसी एक हॉस्पिटल पे लोड नहीं भेजा। हम लोगों ने तुरंत जो लोग इंजर्ड थे, कुछ लोगों को हम लोगों ने तुरंत एयरफोर्स में भेज दिया, कुछ लोग को हम लोगों ने रेलवे में भेज दिया, कुछ लोग को हम लोगों ने जिला चिकित्सालय पे भेज दिया, कुछ नहीं। तो ऐसे क्या हुआ ना कि थोड़े थोड़े लोग सभी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए और उन सबकी लाइफ सेफ हो गई, ठीक है। तो ये चैलेंजेस आते हैं, लेकिन यही चीज़ हम अपने प्रिपरेशन में बार बार करते रहते हैं, सो दैट कि अगर कभी ऐसा ही कोई सिचुएशन अराइज हो तो हम अपने आप को कितना कैपेबल हम हैं, ये चीज़ हम अपने आप को चेक कर सकें। अंत में एक सवाल करना चाहूंगी कि अभी इतने लंबे कार्यकाल में आप तो यूज्ड हुए, जानते हैं कि कौन सी कैसी इंसिडेंट है, कैसी आपदा है, तो उससे हम कैसे निपटें। लेकिन उन सबके साथ साथ आप ये भी देखते होंगे कि हाँ ये कमियां हैं, ये इम्प्रूव होना चाहिए। तो ऐसी क्या कमियां हैं, क्या सुधार चाहेंगे, क्या और इम्प्रूवमेंट चाहेंगे अपने डिपार्टमेंट में? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट अभी हम लोग इसमें काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नए नवाचार भी हम लोग कर रहे हैं। जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसको हम लोग और स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि उसको हम और बेहतर रूप से, हमारे पास सूचनाएं आ सकें, हम बेहतर रूप से कार्य कर सकें। तो इसके लिए हम लोग जो टेक्निकल पार्ट है उस पर बहुत सारे वर्क चल रहे हैं। मेरा जो अपना अगर जो ड्रीम है या जो मैं चाहता हूँ कि इसमें और मैं वर्क करूँ, वो है एज वी कैन, एज हम कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करें, हम समुदाय को मजबूत करें, लोगों को मजबूत करें, लोगों को जागरूक करें। क्योंकि अगर हम एक बोतल पानी लेकर अपने साथ इस गर्मी में चल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो हम अपने लिए लेकर चल रहे हैं। अगर कोई हो सकता है, जैसा आपने कहा कि एक रोड साइड बैठा हुआ एक बुजुर्ग आदमी हो या एक बच्चा हो या महिला हो या कोई भी, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, तो हम वो पानी उसको पिला सके। तो यह जो कॉन्सेप्ट, यह जो पब्लिक के बीच में जो ये जागृति आने की जरूरत है, हम इस पे काम करने का हमारा ज्यादा मोटो है और इस पे हम काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे और भी अदर इंस्टीट्यूशंस इसमें हम लोगों का वर्क कर रहे हैं। तो इस पे भी हम लोगों को भी और बेहतर कार्य करने के बहुत सारे और अवसर हैं जिस पे भी और कार्य करना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एज मैक्सिमम एज वी कैन कर सकें तो वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आज आप स्टूडियो में आए, हमसे इतनी ज़रूरी बातें साझा की, इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोरमा जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता जी। इसी तरह शहर के अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।